Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमने हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी है हमारे किस टारगेट के लिए JRF 2021 के लिए। अब हमारा गोल सिर्फ रहना चाहिए JRF 2021। इसी के लिए हमने हमारी अब यूनिट स्टार्ट की है, यूनिट नंबर 6, जो कि आप लोगों को पता है कंबाइनली हम जो है करा रहे हैं, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट आपका पवन सर ने स्टार्ट करा दिया है और HRM जो है वो मैं कंटिन्यू करवाऊंगी। आज हमारी क्लास में फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, फर्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है किस पर? HRM पर ही हमारी जो है फर्स्ट क्लास रहने वाली है। आर यू रेडी गाइस? चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, लिसन। HRM, अगर हम HRM की बात करते हैं तो आप क्या समझते हो HRM से? देखिए, ध्यान से सुनना। और हाँ, वन मोर थिंग मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, हमने किस चीज़ पर फोकस करना है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। आपको पता है अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था नेट का रिसेंटली, उसको क्रैक सिर्फ वही बच्चा कर पाया जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, राइट? हमें भी क्या करना है? हमारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या समझते हो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से? देखो, ये जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। देखो, आपको पता है रिसोर्सेज हमारे बहुत टाइप के होते हैं। आपने सुना भी होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, हमारी जो है यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है रेपुटेशनल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो हमारे रिसोर्सेज बहुत तरह के होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि आपको पता है आपके पास कोई पेन है तो ये क्या है? आपका फिजिकल रिसोर्सेज है। मेरे पास मोबाइल फोन, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज, राइट? ये होंगे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज। रेपुटेशनल रिसोर्सेज जो कि क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन के रिगार्डिंग होते हैं, उनको रेपुटेशनल रिसोर्सेज कहा जाता है। फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में अदर जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, आपकी मशीनरीज आती है, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज होते हैं। और फिर आते हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं गाइस? जैसे कि आपको पता है वो सारे रिसोर्सेज जो कि फाइनेंस के रिगार्डिंग होते हैं। आपको पता है हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो कि किस फॉर्म में होती है? आपकी मॉनेटरी फॉर्म में होती है, राइट? लाइक अगर मैं बोलूं किसी एम्प्लॉय के बीच में स्ट्राइक्स हो गई, मतलब एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दी। अब उस स्ट्राइक का ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक पर बैठे हैं तो काम कौन करेगा? काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस है कंपनी को लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। लेकिन उस लॉस को हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी शो नहीं करते। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम ये सब अकाउंट्स में पढ़ेंगे, उसके लिए बनता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यही बात इन्होंने बोली है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके अलग होंगे और फिर आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं आपके सारे के सारे वो पर्सन्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। अभी हम ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज बहुत टाइप के होते हैं, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक टाइप है। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है नॉलेज। एक पर्सन के पास जो नॉलेज है, जो उसकी स्किल्स है, जो उसमें टैलेंट है, जो उसकी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, या उस पर्सन की वैल्यू क्या है। अब मैंने जैसे बताया ना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ह्यूमन की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करते हैं ना। तो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी एप्टीट्यूड, उसकी रीजनिंग कैसी है, उसकी बिलीव्स जो है। मतलब एक पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो ये सारी की सारी जो है चीजें अपने साथ लेकर आता है। अब आप सपोज करो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो सबसे पहले आपका क्या चेक करेंगे? आप में क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या टैलेंट है, क्या वो स्किल्स है उस काम को करने की। तो ये सब क्या है?
इसी को ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मेरे पास क्या स्किल्स है, मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, मैंने कितनी क्वालिफिकेशंस की, लाइक मैंने 2 टाइम्स नेट किया, सो ये क्या है, ये मेरे ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या आती है, ये सारी की सारी स्किल्स जो कि एक पर्सन प्रोसेस करता है कौन, वर्कफोर्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स आपको समझ में आया क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, वो सारी की सारी स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटी एक पर्सन के अंदर जो होती है, जो कि वो अपने साथ कहाँ लेकर आता है, ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आता है। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो उसके बाद में आता है मैनेजमेंट। तो ये तो आप लोगों ने कल भी पढ़ा होगा ना, मैनेजमेंट क्या होती है आपको पता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मैनेजमेंट जो है वर्ड वो निकला कैसे। यस, लुक, यहाँ पर है मैनेज, मैनेज करना किसको, मैन को, टी से टैक्टफुली। तो मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जब आप मैनेज करते हो किसको, मैन को मैनेज करते हो। टैक्टफुली का मतलब क्या है, एक एफिशिएंट तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से जब आप मैनेज करते हो एक मैन को, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये जो 3 वर्ड्स है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन अपने साथ लेकर आता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। और उसको अच्छे से मैनेज करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एक बात बताओ मुझे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं करेगा अगर अच्छे से, तो क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाएगा एफिशिएंट तरीके से, सोच के देखो। बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एक ह्यूमन ही तो उसकी एसेट्स है। ह्यूमन को हमेशा ही एक एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि अगर आप ह्यूमन जो है, अगर सपोज करो मैं, मेरे पास इतने अच्छा टैलेंट है कि मतलब मैं जो है नई न्यू न्यू टेक्निक्स बना रही हूँ, तो ऑब्वियस है वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू उसके ह्यूमन पर ही डिपेंड करती है। तो आपको आई थिंक इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक बार। बेसिकली अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है किस चीज की, प्रिक्योर करना, प्रिक्योर, डेवलप एंड मेंटेन करना। सबसे पहले प्रिक्योर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को। प्रिक्योर का मतलब होता है लाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसके अंदर आप जो है पर्सन्स को प्रिक्योर करते हो, उसको लेकर आते हो, उसकी डेवलपमेंट करते हो। डेवलपमेंट कैसे होती है, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं ना। तो उससे क्या है, उसको डेवलप करना। अगर आप एम्प्लॉइज को डेवलप नहीं करोगे ना, तो एक एम्प्लॉय कभी भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो उसकी डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। डेवलप करना एंड मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब क्या है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय आया है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसको हम रिटेंशन भी कहते हैं, रिटेन करना एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर का मतलब यही होता है ना कि कितने लेबर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, या कितने एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर सपोज करो, अगर जो है टर्नओवर ज्यादा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर कोई न्यू पर्सन अगर वहां आएगा तो वो पहले ये देखेगा कि पास्ट में जो यहाँ पर एम्प्लॉयज आए वो कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो पर्सन्स को लेकर आते हैं, बेस्ट पर्सन्स को, उनको डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम, उनको मेंटेन करते हैं। किसको, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स वही एक ऐसे पर्सन्स को लेकर आना जो कि योग्य हो, उसके काबिल हो, उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज के लिए,
टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन ये सब करती क्यों है? ऑब्वियस है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। अपने गोल्स को वो अचीव तभी कर पाएगी जब वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगी अच्छे से, कि उसको देखेगी कि ह्यूमन रिसोर्स काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको एक लाइन बताती हूँ, मतलब लाइन क्या, उसमें यही बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी एक इम्पोर्टेंस बताई गई है। आपने सुना होगा कि एक बहुत ही अच्छे पर्सन हुए, उन्होंने क्या बोला कि आप जो है चाहे मेरी बिल्डिंग ले लो, मतलब मेरी बिल्डिंग, मेरी कैपिटल, मेरी मनी जो है वो मेरे से ले जाओ, लेकिन बेस्ट जो पर्सन्स है ना वो मुझे, हेनरी फ्योल ने बोली है ये लाइन, सच में आपको बता दूं, हेनरी फ्योल ने जो है ये लाइन बोली है कि उसने बोला टेक आउट माई बिल्डिंग, टेक आउट माई कैपिटल विद मी, बट पुट माई मैन विद, मतलब मेरे पास जो है वो मेरे पर्सन्स को रख दो तो मैं दोबारा से ही क्या है, हेनरी फ्योल बन जाऊंगा। उसने ये लाइन बोली क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स जो काम कर रही है अगर वो बेस्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई लेवल पर होगा, लेकिन वहीं अगर जो पर्सन्स काम कर रहे हैं अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, आपका लो लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो HRM की आपको डेफिनेशन क्लियर हुई कि इसमें क्या किया जाता है, उन सबको लाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। किस वे में? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर, कि काम जो है, अब इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या होता है ये भी ध्यान से सुनो, बहुत सारे पर्सन में जो है कंफ्यूजन रहती है। देखो, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से करना काम, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि आपने जो है, मैंने आपको वर्क दिया 500 रुपीज, 500 यूनिट्स आपने बनानी है, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला और मैंने बोल दिया कि आपने 2 डेज में बनानी है। अब आपने वो काम पूरा कर दिया 2 डेज के अंदर, 500 यूनिट बना दी 2 दिन के अंदर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यस, आपने जो है काम में क्या किया, एक इफेक्टिव तरीके से, मतलब आपने काम कर दिया। लेकिन उसमें एफिशिएंसी कब आएगी? जब आप जो है वो 500 यूनिट बनानी है 2 दिन में बनानी है, लेकिन उस वो यूनिट बेस्ट क्वालिटी की भी बनानी है। मतलब आपने 500 तो बना दी, 500 यूनिट बना दी 2 दिन में बना दी, लेकिन आपने कॉस्ट ज्यादा लगा दी, तो वो क्या है, वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं होगा। या आपने उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं की, वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं होगा। तो इतना समझ में आया आपको कि आप जो है क्या करते हो, एक इफेक्टिव या एफिशिएंट मैनर में काम हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो है HRM की ये प्रोसेस की जाती है। तो HRM को हम क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को एम्प्लॉय करना, वही प्रोक्योर करना, उनको डेवलप करना, यूटिलाइज करना, मेंटेन करना और उनकी सर्विसेज को कंपनसेट करना। कंपनसेट का मतलब क्या है? उनको रिवॉर्ड्स देना, अवार्ड्स देना, इन ट्यून विद द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जॉब्स के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये इसका जो साइकिल है वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरे जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस नहीं कह सकते, ये जस्ट एक इसकी डेफिनेशन ही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ऑब्टेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, फिर उनको रिवॉर्ड देते हैं एंड देन फिर उनको एंगेज करते हैं। तो ये जो आपके 5 जो ये पॉइंट्स है ना, ये एक पूरी HRM को डिफाइन करते हैं। अब ऑब्टेन में कैसे करोगे? अगर आपने एम्प्लॉयज को लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लेकर आओगे? ऑब्वियस है, उनको रिक्रूटमेंट देकर, उनकी सिलेक्शन करके। उनको डेवलप कैसे करते हैं? ट्रेनिंग देकर, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला के। ये जो सारे हैं ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारे आगे बहुत टॉपिक्स है आपके डिटेल में, वो हम पढ़ेंगे। आप मॉनिटर कैसे करोगे? उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करके। रिवॉर्ड्स कैसे देते हैं? कंपनसेशन, बेनिफिट्स जो भी है उनको रिवॉर्ड्स देंगे। और उनको एंगेज करने का मतलब क्या है? उनको जो है अपनी टीम में लेकर आना, उनको टैलेंट, उनको मैनेज करना, उनके टैलेंट को देखना, उनकी करियर डेवलपमेंट करना, इन फ्यूचर उनके करियर के बारे में सोचना, तो उससे आप उनको एंगेज कर पाओगे। तो ये होती है आपके पूरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब आता है आपका डिफरेंस जो है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में, कि फिजिकल कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल होती क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं फिर भी इसको बता देती हूँ थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, फिजिकल कैपिटल जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया,
जो चीज़ आपकी देख सकते हो आप, लाइक मैंने बोला मेरा ये मोबाइल फोन है, दिस इज माई फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, जिसको हम देख नहीं सकते। लाइक अब मेरे पास जो टैलेंट है उसको आप देख नहीं सकते, हाँ बस आप उसको फील जरूर कर सकते हो। या आपके पास जो स्किल्स छुपी हुई है वो कब पता चलेगी, आप अगर उसको करके दिखाओगे तो पता लगेगा यस आप में ये स्किल्स है, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। सो इसका नेचर क्या होता है फिजिकल का, ये क्या होती है आपकी टेंजिबल होती है और इसको इजीली आप मार्केट के अंदर सोल्ड कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको कहा आपके पास पेन है, मेरे पास फोन है, तो ये क्या है, इसको मैं इजीली मार्केट में सोल्ड कर सकती हूँ दूसरी कमोडिटी की तरह। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल जो है ये क्या है, इनटेंजिबल होती है, बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर। बॉडी के अंदर बिल्ड होती है, माइंड में बिल्ड होती है, इसको मार्केट में सोल्ड नहीं कर सकते। ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड। जो सर्विस आप दोगे, लाइक अब मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैंने सर्विस दी, तो इसकी जो सर्विस है सिर्फ उसको बेच सकते हो, मतलब आप इस खुद को नहीं बेच सकते। तो इसे यही बोल रखा है कि जो इसकी सर्विसेज है आप उसको बेच सकते हो, लेकिन उसको ऑनर को तो नहीं बेच सकते ना। ये होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल कैपिटल क्या होती है, सेपरेबल होती है, अलग कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन कैपिटल आपकी क्या है, इनसेपरेबल होती है, जिसको ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता। मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इट इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट सम आर्टिफिशियल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवेबल, आप इजिली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, केवल उन जगहों को छोड़कर जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हो, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो क्या है, नॉट परफेक्टली मोबाइल, उसको आप इजिली मूव नहीं कर सकते वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर या बिटवीन कंट्रीज, क्योंकि क्या है यहाँ पर मूवमेंट जो है अगर रेस्ट्रिक्टेड है किससे, नेशनलिटी एंड कल्चर से। ऑब्वियस है, अगर मतलब अब तो आप जो है आप कह सकते हो इसकी सर्विसेज जो है उसको मूव कर सकते हो, लेकिन आप इसको परफेक्टली मोबाइल नहीं कर सकते, परफेक्टली मूवेबल नहीं कर सकते। लाइक कमोडिटी को तो हम कैसे भी सेल कर सकते हैं। फिर आती है फॉर्मेशन, इसको आप जो है बिल्ड कर सकते हो इवन थ्रू इंपोर्ट्स करके भी आप जो है इसको ला सकते हो फिजिकल कैपिटल। लाइक आपके पास मशीन नहीं है तो आपने इंपोर्ट कर लिया, अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन इसको क्या है, इट इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसके लिए क्या है, स्पेशल जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, उसके द्वारा ही जो है आप ह्यूमन कैपिटल को ला सकते हो, ठीक है। आप ऐसे तो इंपोर्ट नहीं करोगे किसी पर्सन को, नहीं कर सकते ना। फिर क्या है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में क्या है, ये क्रिएट करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स को, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट बेनिफिट्स कैसे, प्राइवेट बेनिफिट, आप अपने लिए कोई सामान खरीदोगे, किसका बेनिफिट होगा, आपका होगा ना, तो आप अपने बेनिफिट के लिए लोगे। लेकिन ये जो है ये प्राइवेट भी और सोशल बेनिफिट्स भी क्रिएट करती है। प्राइवेट कैसे और सोशल कैसे, देखो मैं अगर आप लोगों को टीच कर रही हूँ तो इसमें मेरा प्राइवेट बेनिफिट भी है, मेरा सोशल बेनिफिट भी क्या है। सोशल बेनिफिट क्या है, मुझे अच्छा लगता है टीच करना और मेरे टीच करने से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, ठीक है, आप अपने गोल को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो प्राइवेट, मेरा प्राइवेट भी हुआ और मेरा सोशल बेनिफिट भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से दोनों, तो ये बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप नॉर्मल है बट ये आपके लिए जरूरी है। अब आता है मेन, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डायरेक्ट एचआरएम नहीं आई, इससे पहले बहुत सारे जो है स्टेजेस आई थी और फिर उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और फिर आपकी जो है एचआरएम एग्जिस्टेंस के अंदर आई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस के अंदर आई। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, सुनो, स्टार्टिंग के अंदर एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसे जो है एज ए एसेट ट्रीट नहीं किया जाता था, जैसे कि आज के टाइम में। आज के टाइम में तो कहते हैं ना ह्यूमंस आर ट्रीटेड एज एसेट्स। और हाँ, आपकी जो बिजनेस स्टडीज की जो हमारी बुक्स होती है उसमें भी, मतलब आपने +2 की बुक्स में भी पढ़ा होगा, उसमें यही कहते हैं कि डेली जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना ह्यूमन एसेट्स डेली बाहर जाती है, क्योंकि डेली ऑर्गेनाइजेशन से पर्सन एम्प्लॉय काम करके बाहर जाते हैं और फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो डेली आपके पास वापस भी आए। तो इसमें यही था कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, उसको एज एन एसेट ट्रीट किया जाने लगा। लेकिन पहले के टाइम में ह्यूमन को सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी समझा जाता था और उसको अदर कमोडिटी की तरह ही सेल परचेज किया जाता था। तो हम ये सारी इवोल्यूशन इसको पढ़ेंगे।
देखिए सबसे पहले जो है क्या होता था, वेलफेयर मैनेजमेंट आई, उसके बाद में एक पर्सनल मैनेजमेंट, देन आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर आपकी एचआरएम आई। एचआरएम के अंदर भी 3 फेस आए इसके, एचआरडी, HCM एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले ये देखो कि ये कब कब आए, टाइम पीरियड्स इसका देख लो, क्योंकि कई बार लेकिन हाँ आपको मैं बता दूं इसका टाइम पीरियड आपको ना कई कई जगह बहुत अलग अलग मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि ये एग्जैक्ट इसी ईयर में आई थी, इस ईयर में ये फेज स्टार्ट हुआ था। तो ये जस्ट जो है जैसा मतलब एक आइडिया सा मिलेगा आपको कि हाँ इसके नियर अबाउट जो है आपकी ये स्टेज आई थी, ये एग्जिस्टेंस में आया था। फर्स्ट वन आता है आपका क्या, एम्प्लॉय वेलफेयर जो स्टेज जो कि आपकी 1900 में आई। देन आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि 1920 से 1930 में। देन पर्सनल मैनेजमेंट आया जो कि 1940 से 60 में। फिर आपका एचआरएम जो कि 70 टू 80। देन एचआरएम, ये जो एचआरएम अभी मैंने एचआरडी और आपको ये बताया ना एचआरडी के बारे में और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, तो ये उनके बारे में ही गिवन है। और फिर आपकी जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि 2000 में, ठीक है। तो ये इसके फेसेस के ईयर है। अब हम बात करते हैं इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो देखो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो रूट्स डेवलप हुई ना, वो कहाँ से हुई, सबसे पहले तो ये देखो, ये डेवलप हुई आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। आपकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज आई ना, तब से आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप हुआ। लेकिन उससे पहले भी कुछ था। उससे पहले क्या था, देखो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था, प्राइम मतलब जो पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, गेन करना, इकोनॉमिक गेन करना, मतलब कि सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करना। किसके द्वारा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है गाइस, आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। दो तरह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकते हैं, एक होता है आपका लेबर और एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन में क्या होता है, जहां पर हम मतलब जो पर्सन जो है वो अपनी मेहनत से जो है प्रोडक्शन करता है गुड्स का। और कैपिटल इंटेंसिव क्या है, जिसमें मशीनों का यूज किया जाता है। तो पहले जो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रॉफिट्स को अर्न करोगे कैसे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन लगाकर, ठीक है। उस टाइम पर जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अप्रोच है ये शायद आपने कल पढ़ ली होगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि हमारे FW टेलर ने दी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करो, कि आप वो गुड्स बनाओ जो कि बहुत ज़्यादा बिक रही है मार्केट में, और अगर आप वही गुड्स बनाओगे ना तो आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। आपने ये कल पढ़ा होगा। तो उस टाइम पर क्या था, जो फैक्ट्री सिस्टम जो था ना उसको रिप्लेस कर दिया किससे, इंडिविजुअल सेंटर्ड ट्रेडिशनल सिस्टम से। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, ऐसे बोल रहा है कि इसने बोला कि पहले जो है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है उस पर मेन फोकस किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो। फिर जो FW टेलर की उनकी जो थ्योरी आई, उन्होंने क्या बोला कि अगर एक पर्सन बार बार वर्क रिपीट करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना। तो इसी वजह से क्या किया गया कि जो फैक्ट्री सिस्टम जो था ना उसको रिप्लेस कर दिया किससे, इंडिविजुअल सेंटर ट्रेडिशनल, मतलब कि जो फैक्ट्री में जो पहले वर्क करते थे अब वो इंडिविजुअल एक पर्सन वर्क करेगा। मतलब एक पर्सन अगर उसी वर्क को बार बार करेगा तो उसकी एफिशिएंसी आएगी। इसीलिए यहाँ पर जो वर्कर्स है ना उनको सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रीट किया जाता था, कोक्स इन द मशीन। कोक्स इन द मशीन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन करना। और जैसे कोमोडिटी मार्केट में सेल करते हैं उसी तरह से ह्यूमन को जो है वो ट्रीट किया जाता था मार्केट के अंदर, ठीक है। इनका जो है मेन मोटिव क्या था उस टाइम पर, कि जैसे कोमोडिटी को सेल किया जाता है मार्केट में, वैसे ही जो है ह्यूमन को जो है मार्केट में एज अ कोमोडिटी ही माना गया। उस पर कोई उसके बारे में नहीं सोचा गया कि कम वर्क करवाना है, अच्छी कंडीशन देनी है, सोशल वेलफेयर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया था, ठीक है। तो ये तो थी आपकी फर्स्ट स्टेज जिसमें हमने क्या है, अभी हम फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं कि जिसमें ऐसा समझा जाता था। उस टाइम पर क्या था, देयर वॉज नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पर हमें क्या जरूरत थी कि हम जो है लिंक एस्टैब्लिश करें किसके बीच में,
एक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्योंकि वहां पर अब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स काम करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज आए तो क्या बनी, ट्रेड यूनियन बनी, तो उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर लिंक होगा तो ही क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, क्योंकि अगर यूनियन सेटिस्फाई है तो वो कैसे वर्क करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी ना। तो इसी लिंक जो ये लिंक जो इस्टेब्लिश किया गया, इसी को क्या बोलते हैं, वेलफेयर मैनेजमेंट। इसी को क्या कहते हैं, वेलफेयर मैनेज करना, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ताकि क्या किया जा सके, वर्किंग कंडीशन और जो वर्कर्स है उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये आपकी जो है, ये क्या थी, आपकी फर्स्ट स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज जिसका नाम क्या है आपका, वेलफेयर, लेबर वेलफेयर स्टेज। लेबर वेलफेयर स्टेज में क्या था, इसमें जो है ट्रेड यूनियन पर फोकस किया गया और ये कहा गया कि जो वर्कर्स है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करो, क्योंकि उस टाइम पर वर्कर को सिर्फ और सिर्फ क्या समझा जाता था, एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता था। इसीलिए एक जरूरत महसूस हुई कि ट्रेड यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करो, ताकि दोनों एक दूसरे की नीड को समझे, और जब नीड को समझेंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, उनकी वर्किंग कंडीशन और उनकी हेल्थ पर काम कर पाएंगे। तो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज आई, वेलफेयर मैनेजमेंट स्टेज। क्लियर। मैं लास्ट में इसका क्रक्स भी बताऊंगी कि ये पूरी इवोल्यूशन में, मतलब आपको शॉर्ट पॉइंट्स में बताऊंगी ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में आई आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है आपकी, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। अब ये स्टेज क्या कहती है, देखो, उसके बाद में अब आपकी फैक्ट्री सिस्टम हो गया। अब फैक्ट्री सिस्टम के बाद में क्या हुआ कि बाद में जो फैक्ट्री सिस्टम जो है ना, जैसे कि असेंबली लाइन जो कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब अब ट्रेड यूनियन और उसके बीच में वर्क स्टैब्लिश किया था और हमने उसमें पढ़ा फर्स्ट स्टेज में कि इंडिविजुअल्स पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है ना, कि फैक्ट्री वगैरह खत्म कर दी, इंडिविजुअल्स पर फोकस किया गया कि एम्प्लॉइज जो है उनको रखो बस, और वो जो है बार बार वर्क करेंगे और अपना जो है उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। लेकिन बाद में क्या कहा गया, अब बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा। पहले एक एक पर्सन वर्क करता था, अब क्या कहने लगे, एक फैक्ट्री के अंदर रहकर काम करो। फैक्ट्री के अंदर रहकर काम करेंगे का मतलब क्या है, एक ही छत के नीचे जो है नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा दिए, कि अब जो है इतने पर्सन जो है वो एक ही छत के नीचे काम करेंगे। तो उससे क्या हुआ, अब आपकी असेंबली लाइन एग्जिस्टेंस में आ गई, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्टेंस में दोबारा से आ गया। अब हजारों लोग एक ही छत के नीचे काम करने लगे। इसकी वजह से अब क्या होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पर्सन, स्किल्ड पर्सन जो है वो क्या करने लगे, एम्प्लॉयड करने लगे, उनको जो है काम पर रखने लगे। तो इसीलिए फिर आपका आया पर्सनल मैनेजमेंट, जो कि क्या कहता है, इसके अंदर आता है रिक्रूट करना पीपल बाय फिलिंग द गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गैप आया है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज की कमी है उसको पूरा करो। कैसे, अच्छे अच्छे वर्कर्स को लेकर आओ, स्किल्ड वर्कर्स को लेकर आओ, उनकी सैलरी पेमेंट रखो, उनको सुपरवाइज करो, उनको कंट्रोल करो। तो मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं, यहाँ पर किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात आई और यहाँ पर पेमेंट की बात आई, कि मतलब पेमेंट दो वर्कर्स को, ठीक है, और यहाँ पर उनको कंट्रोल करने की बात आई, सुपरवाइज। अभी भी यहाँ पर जो है वर्कर्स की कंडीशंस जो है उसको ज्यादा इम्प्रूव, मतलब ह्यूमन एलिमेंट्स को नहीं समझा गया। अभी भी सिर्फ क्या था कि हाँ बस उनको रिक्रूट करना, उनको वेजेस स्ट्रक्चर डिसाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, वो यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी स्टेज, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ ली वेलफेयर मैनेजमेंट, सेकंड स्टेज आपकी पर्सनल मैनेजमेंट, जो कि आई, जिसने क्या बोला कि अगर एक ही छत के नीचे बहुत सारे पर्सन काम करेंगे तो उनको सुपरवाइज करना तो जरूरी है ना। अगर सुपरवाइज नहीं करोगे तो वो तो क्या है, बातें मारते रहेंगे, काम ही नहीं करके देंगे। तो मतलब यहाँ पर फिर क्या किया गया, उनको सुपरवाइज करने पर फोकस किया गया। फिर आती आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टेज है फिर वो आई। अब इसने क्या बोला, इसने कहा देखो अब वर्कर्स ज्यादा आए तो ऑब्वियसली क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे,
तो उनके बीच में लड़ाइयाँ भी तो बढ़ेगी, डिस्प्यूट्स भी तो अराइज होंगे, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो इसीलिए इसने बोला जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो उनके अंदर डिस्प्यूट्स भी तो बढ़ेंगे। तो फिर उस वजह से क्या है, जो वर्कर्स जो है वो क्या बना लेंगे, वर्कर्स फॉर्म्ड ग्रुप्स कॉल्ड ट्रेड यूनियन एंड वांटेड देयर कलेक्टिव वॉइस टू बी हियर्ड। उनके बीच में डिस्प्यूट आए। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती थी, अभी तक ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव। अभी तक हमने जो 2 स्टेज पढ़ी उसमें ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट मोटिव है, और जबकि एम्प्लॉयज का मेन फोकस क्या होगा कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमें अच्छी फैसिलिटीज दो। तो अब क्या है, डिस्प्यूट अराइज होंगे दोनों में। तो उसकी वजह से वर्कर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेड यूनियंस बनानी शुरू कर दी और अपनी कलेक्टिव वॉइस जो है वो उठाई, मतलब उसको सुनने के लिए भी लोग उसको सुने। तो उसके लिए क्या हुआ, इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ही, जो कि इन्वॉल्विंग द यूनियंस इन डिसीजन मेकिंग एंड फोस्टरिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट लीड टू इंडस्ट्री रिलेशन। अब इसको जो है दूर करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ी, इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने की। मतलब कि अब जो है ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि यस, अब हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए, वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए, ताकि जो है ये डिस्प्यूट ना हो और दोनों अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो यहाँ पर आपकी ये स्टेज आई। फिर उसके बाद में आपकी आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। अब यहाँ पर क्या था, लास्ट स्टेज में हमने जो पढ़ा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो इस स्टेज में क्या हुआ, उनके बीच में रिलेशंस जो है वो क्या है, थोड़े अच्छे होने लगे, क्योंकि अब पता है दोनों को एक दूसरे की जरूरत पता लगी। अब ट्रेड यूनियंस जो बन गए, अब पता है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ट्रेड यूनियंस बन जाएगी तो वो क्या है, उनके लिए काम नहीं करके देगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी नीड महसूस हुई, और जो वर्कर्स है उनको ऑर्गेनाइजेशन की नीड पता चली। तो उससे क्या हुआ, दोनों में रिलेशंस बनने लगे। अब रिलेशंस बनने लगे तो अब जो है बाद में ये रियलाइज किया जाने लगा कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है वर्कर्स के। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या, लाइक मोटिवेशन लेवल उनका, उनकी वर्किंग कंडीशन हेल्दी हो, उनको सुपरवाइज करना, ये सारा भी क्या है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अगर एक वर्कर को, आप खुद सोच कर देखो, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, अगर आपको बार बार मोटिवेशन मिले, यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे आप में क्या होगा, एक मोटिवेशन आएगा, यार यस मैं कर रहा हूँ, मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। आपका माइंड चलेगा, आप उसको और नया नया वे निकालोगे, उसको करने का निकालोगे ना। तो उससे क्या है कि एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तो वो क्या करेगा, और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को नीड फेल्ट हुई कि उसको लगा कि यस, अगर हम एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे कि यस आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहां पर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, अच्छा आपको फैन लगा कर दिया है, अच्छी जगह पर आप काम कर रहे हो, तो उससे क्या है, एम्प्लॉय और ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो उसको ये पता लगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी वजह से फिर क्या हुई, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, जिसमें क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए, किस लिए, ताकि वर्कर्स की स्किल्स को और बढ़ाया जा सके, परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाने लगी। और इसीलिए फिर कौन सी आपकी स्टेज आ गई, एचआरएम की स्टेज आ गई। तो गाइज अभी तक हमने 4 स्टेज के बारे में पढ़ा। आई नो आपको एचआरएम थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये यूनिट सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है अगर आप करो तो। एचआरएम, मार्केटिंग, ये यूनिट वाइड है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इनसे आते हैं, ठीक है। और सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बस एक बार आपको समझने की देर है। तो अब देखो, अभी तक हमने 4 स्टेज पढ़ी। इसकी जब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन सी स्टेज थी आपकी, देखो मैं यहाँ से बताती हूँ। सबसे पहले आपकी कौन सी थी, वेलफेयर स्टेज, राइट। वेलफेयर मैनेजमेंट जिसको हम कहें, वेलफेयर मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज को कुछ भी नहीं समझा जाता था। तो यहाँ पर टेलर जो आए, उन्होंने क्या बोला, फैक्ट्री सिस्टम को हटाओ और क्या, इंडिविजुअल पर फोकस करो, स्पेशलाइजेशन लेकर आओ कि वर्कर्स जो है अगर अकेला काम करेगा तो अच्छे से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उनको बस ये था कि वर्कर्स जो है एक अच्छे से काम करे, स्पेशलाइजेशन उसकी इंक्रीज हो। लेकिन उसके लिए क्या था कि वेलफेयर जो है उनका करना जरूरी था, कि यहाँ पर ट्रेड यूनियंस आने लगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, इंडिविजुअल वर्क करेगा तो फिर क्या है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यहाँ पर ट्रेड यूनियंस थी, जो कि क्या है, वर्कर्स को मैनेज करती थी। यहाँ पर बहुत
बहुत स्मॉल लेवल पर वर्कर्स आते थे, बहुत ही 1-2%, जैसे कि मैंने बोला ना कि स्पेशलाइजेशन पर फोकस करते थे। तो स्पेशलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं तो उनका मेन मोटिव क्या था कि जो आपके वर्कर्स जो है वो क्या होने चाहिए, स्मॉल लेवल पर हो, एक आधे मतलब 2-3% से इसके अंदर आते थे, और कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पर ट्रेड यूनियन ही उनको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। फिर आया आपका पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या हुआ, पर्सनल मैनेजमेंट में अभी हमने पढ़ा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि अब आप इसको, यहाँ पर पर्सन्स जो है थोड़े से क्या हो गए, वाइड हो गए। यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि एक ही रूफ के नीचे जो है बहुत सारे पर्सन्स आने लगे, बहुत सारे पर्सन्स वर्क करने लगे। तो अब क्या हुआ इसमें, इन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट लेकर आओ, पर्सन्स को यहाँ पर अपॉइंट करो और उनको मॉनिटर करना शुरू कर दो, उनको सुपरवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, ये आपका फिर पर्सनल मैनेजमेंट में आ गया। फिर आया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। पर्सनल मैनेजमेंट आने के बाद में फिर क्या हुआ, अब पर्सन्स जो है वो क्या है, एक ही छत के नीचे अगर बहुत सारे पर्सन्स काम करेंगे तो डिस्प्यूट अराइज होंगे, ट्रेड यूनियंस बनने लगी, उनकी ट्रेड यूनियंस बनने लगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को पता लगा कि यस, अगर हम एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे तो ही हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो ना वो हमें काम करके देंगे। तो उधर से एम्प्लॉयज को भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड पता लगी। तो यहाँ पर उन दोनों को पता लगा कि यस, इंडस्ट्री के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करने हैं। फिर उसके बाद में आई आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या देखा कि अगर आप एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट ही मत दो, अगर आप उसको एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देते हो, लाइक उसको अच्छा वर्क स्ट्रक्चर दो, अच्छे उसको एनवायरनमेंट में रखो, उसको जो है बेटर उसकी कंडीशन रखो, उसकी वेलफेयर के बारे में सोचो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको अप्रेजल करो, तो क्या है, एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस में आई। तो ये 4 आपको पता लगी स्टेज। यहाँ पर स्मॉल आता है लेवल, यहाँ पर जो है थोड़े से एम्प्लॉय ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो बहुत मतलब एम्प्लॉयज के साथ साथ उनकी जो है एक्स्ट्रा चीजों पर भी ध्यान देने लग जाते हैं। अब उसके बाद में ये जो 3 ट्रेंड्स है, अब हमें ये पढ़ने हैं। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपको पता होगा गाइस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बता दूं। एक होती है आपकी ट्रेनिंग देना, एक होती है आपकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग में तो क्या होता है कि हम किसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स को ही क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं, जो CA CS करते हैं पर्सन, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए, कि जो उनको आता है ना, लाइक उनको अकाउंटिंग करना, GST वगैरह के बिल्स बनाने, ये सब जो उनके वर्क होते हैं, अकाउंटेंट का जो वर्क है, वो सारा उसको क्या है, और अच्छे से उनको इम्प्रूव कर सके, उसकी उसी स्किल्स को बढ़ा सके। मतलब एक ही जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है ट्रेनिंग में। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का जो हिडन टैलेंट है, जो उसके अंदर छुपा हुआ है टैलेंट, उसको बाहर निकाला जाता है डेवलपमेंट के अंदर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, उसका एम क्या होता है, ब्रिंग आउट नॉट जस्ट द एग्जिस्टिंग स्किल। जो एक एम्प्लॉय के पास स्किल्स है उसको तो बाहर लाते ही लाते हैं, उसके साथ साथ हिडन जो पोटेंशियल है ना एक एम्प्लॉय का, उसको भी बाहर निकालने की कोशिश की जाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ये क्या होता है आपका ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब इसमें वही है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ट्रीट करना, एसेट्स, कैपिटल मानना ह्यूमन रिसोर्स को, कि यस, ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चाहो तो आप सबसे टॉप पर ले जा सकते हो। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, ह्यूमंस जो है उसको एज्यूम किया जाता है कि वो एक कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी नॉलेज और स्किल्स जो है वो क्या करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करेगी। वही मैंने जैसे बताया, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसे एम्प्लॉयज भरे हुए हैं जो कि क्या है, मोस्ट टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे लो लेवल पर क्यों ना चल रही हो, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और वहीं अगर कोई एम्प्लॉय जो कि क्या है, जिनमें कोई स्किल्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर वो एम्प्लॉय वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर पाएगा। फिर आती है आपकी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि रिसेंट ट्रेंड है। ये क्या कहता है, ये एक न्यू फील्ड है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो कि क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स को किससे लिंक करती है,
लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल से, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म गोल है उससे जो है ह्यूमन रिसोर्स को लिंक करती है, मतलब उनके लॉन्ग टर्म के बारे में उनके बारे में सोचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है किसके लिए, जो भी ऑब्स्टेकल्स होती है ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, और फोस्टर करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। मतलब ये वर्क करती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उनके स्किल्स को और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स है उनसे जो है क्या जीता जा सके। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड एम्प्लॉयज है तो आप बहुत इजीली जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कर सकते हो, हरा सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यही होता है कि इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है कि उसको कैसे जो है डेवलप करना है लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रेटेजी आपको पता ही है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, विन विन पोजीशन, और ये कॉम्पिटिटर को देखकर ही बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी आपकी याद रखना, ये आपकी एक विन विन पोजीशन होती है कि मार्केट में कैसे जीतना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना। और स्ट्रेटेजी जो वर्ड है आपका आर्मी से निकला है। ठीक है, तो ये थी गाइस हमारी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप जो है पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करूंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जो कि हमारा क्या रहने वाला है, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए, नेचर क्या है, ये सारे कॉमन है, आप लोगों ने पढ़े भी हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। सबसे पहला है अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। ये इसका मतलब क्या है, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये क्या है, मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। आपकी मैनेजमेंट बहुत वाइड है, तो उसके अंदर ही आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक पार्ट है। अब इसने क्या बोला, इट इज नॉट अ डिसिप्लिन इटसेल्फ बट इज ओनली अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये सिर्फ आपका क्या है, स्टडी करने का फील्ड है, मतलब कि एक अलग से फील्ड आता है आपका, जो कि मैनेजमेंट की प्रोसेस का क्या है, पार्ट है। इसको कहाँ से निकाला गया है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से ही निकाला गया है इसको, और इसको अप्लाई भी जो है मैनेजमेंट के वे में ही किया जाता है, लेकिन किस पर, ह्यूमन रिसोर्स पर। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है गाइस, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स। आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे आपकी कंपनी है कोई, चाहे आपका कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, कोई भी आपका चैरिटेबल के रिगार्डिंग है, कोई पॉलिटिकल है, कहीं पर भी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं करोगे तो आप जो है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। फिर आता है कंसर्न विद पीपल। आपको ये पता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे कंसर्न करती है, लोगों से। यहाँ पर किसको मैनेज किया जाता है, पीपल्स को मैनेज किया जाता है। फिर वो पीपल्स चाहे आपके इंडिविजुअल्स में हो चाहे आपके ग्रुप्स में हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये सब क्या होता है, पीपल के रिगार्डिंग होता है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, लोगों को कहाँ पर लगाया जाता है, जो उनको जॉब्स दी हुई है वहां पर लगाना, ताकि एक अच्छे रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिल सके। ओके, देन आता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है गाइस, एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, एचआरएम किस पर फोकस करता है, अटेंशन ऑन एक्शन रादर देन ऑन रिकॉर्ड कीपिंग। यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखे जाते, यहाँ पर एक्चुअल में चीजें की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको मैनेज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बुक्स बना दी, हाँ भाई ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को वैसे मैनेज करना है। यहाँ एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, कोई रिटन प्रोसीजर नहीं, एक्चुअल में वो चीज की जाती है, एक्चुअल में जो है प्रॉब्लम सोल्व की जाती है एम्प्लॉयज की, एक्चुअल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ क्या है, एक्चुअल में वो काम किया जाता है, एक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। एचआरएम क्या करती है, डायरेक्ट करती है किसके टुवर्ड्स,
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के टुवार्ड्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव तभी कर पाएगा जब आपकी HRM मतलब आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सही से काम करेंगे। और वो सही से काम कैसे करेंगे, जब आप उनको क्या करोगे, अच्छे से मैनेज करोगे। फिर आता है आपका इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि HRM के अंदर मेन फोकस किस पर किया जाता है कि एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए जा सके लोगों के, पीपल्स के, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं ना, तो उन सबको मिलजुल कर काम करना सिखाना। अब देखो, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो अब बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, अब उन सभी लोगों को अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो वो कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए उनको इंटीग्रेट करना जो है वो जरूरी है। और वो कैसे होगा, वो मिलजुल कर काम कैसे करेंगे, जब आपकी HRM होगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करोगे तो ही वो क्या है, मिलजुल कर काम करेंगे। उनके अंदर कोऑर्डिनेट स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है मेरे माइंड में, एक वर्ड आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करना, और एक आपने सुना होगा कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो इन दोनों के बारे में जो है वो मैं बता देती हूँ, पूछ तो नहीं सकती अभी आपसे क्योंकि लाइव होता है तो मैं आपसे पूछती। कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर कोऑपरेशन की मैं बात करूं, कोऑपरेशन होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है, मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से हो रहा है। मतलब मैं अगर आपके साथ मिलकर काम कर रही हूं तो वो मैं मेरी मर्जी से कर रही हूं। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो कि क्या है, जानबूझ के करवाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करवाता है, लोगों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है जानबूझकर। जब हम करते हैं मतलब कि हम चाहते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल्स है वो मिलकर काम करे। एक जो मैनेजर है वो ये कोशिश करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स को कोऑर्डिनेट करने की। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। जब मैनेजर करवाता है वो आपका कोऑर्डिनेशन होता है। और जब पर्सन्स खुद से करते हैं, लाइक अगर अब मैं मेरी बात करूं, अब हम लोग हैं, हमने हमारा बैच कोर्स निकाला, तो ये क्या है, हम आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी ने फोर्स नहीं किया, ये क्या है, हमारी इच्छा से है, हमारा वॉलंटरी है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेट करना। और अगर मैनेजर करवाता है, कोई आपका कोई बड़ा करवाता है, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। HRM जो है वो आपका क्या होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है। ऑब्वियसली आप किस लिए कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो, ताकि डेवलपमेंट की जा सके, किसकी, खुद के ऑर्गेनाइजेशन की, साथ साथ एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट की जा सके, उनके टैलेंट को डेवलप किया जा सके। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियस है, ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं होती, ये आपकी चलती रहती है, चलती रहती है। मतलब आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स को जो है टाइम टू टाइम मैनेज करना जरूरी होता है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो वो कहते हैं ना कि अगर आपने कहीं पर भी मतलब लीनियंट हो गए, अगर आप कहीं पर भी जो है स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, तो फिर आपकी मैनेजमेंट फिर वो काम सही से नहीं करेगी। उनको सुपरवाइज करना बहुत जरूरी होता है, उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, उनके वर्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। टाइम टू टाइम जो है उनको मतलब गाइडलाइंस देना, उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको समझाना, उनको अवेयर करना, सब बहुत जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि वन स्टेप प्रोसेस। ठीक है, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक लेवल, जैसे कि मैंने यूनिवर्सल की बात की, वैसे ये भी क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, हर एक चीज, हर एक लेवल को कवर करता है, हर एक चीज को। मतलब यहाँ पर जितने भी आपके लेवल आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक वर्कर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं, ऑफिसर्स आ गए, मैनेजर, अदर टाइप ऑफ पर्सनल, हर एक जगह पर हर एक के लिए ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन रहता है। मतलब जो वाइड लेवल पर होता है, जो हर एक के लिए जो है उतना ही एप्लीकेबल होता है। लाइक टॉप वाले जो है वो किसको मैनेज करेंगे,
उनके नीचे जो बीओडीज हो गए उनको करेंगे, बीओडीज वाले किसको करेंगे, अपने जूनियर को करेंगे, अपने फिर वो किसको करेंगे, वो फिर लोअर लेवल वालों को करेंगे। तो इस तरह से ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होता है, एक वाइड लेवल का फंक्शन होता है। तो ये थे आपके नेचर ऑफ एचआरएम, मतलब एचआरएम का नेचर क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा कुछ, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हमारे एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कि आप जो है एचआरएम करते क्यों हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्यों जाती है, उसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो आप सबको अब ये क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया क्यों जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू हैव द जस्ट अ मिनट, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना टू अटेन इट्स गोल। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज ऑर्गेनाइजेशन करती क्यों है, ताकि अपने गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइज करना अवेलेबल एचआर इफेक्टिवली। जो अवेलेबल एचआर है इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ना उनको बेटर तरीके से काम करवाना, उनकी फुल एफिशिएंसी को गेन करना, ये इसका एचआरएम का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं ना वो इफेक्टिवली तरीके से करे, उनको प्रॉपर यूज किया जाए, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करे ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव इजिली कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, इंक्रीज करना फुलेस्ट दिक एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, एम्प्लॉय की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसको अचीव करना, उसको फुलेस्ट पर लेकर आना। क्योंकि आपको पता है अगर एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन फुलेस्ट होगी तभी क्या होगा सॉरी, एम्प्लॉय जो है उसकी जो है जॉब सेटिस्फेक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसका जो है फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में क्या होगा, डेवलप करना और मेंटेन करना किसको, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पर बताओ, आप तो कैसे बताओगे ना। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ना उनकी वर्क लाइफ की जो उनकी क्वालिटी को बढ़ाना, मतलब उनको डेवलप करने के लिए जो हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो उसके क्या उनको क्या है, उसको एक क्वालिटी प्रोवाइड करना विच मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन अ डिजायरेबल पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन। मतलब उनको इतनी क्वालिटी प्रोवाइड करना उनके लिए कि जिससे क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप एक डिजायरेबल पर्सनल की करो और सोशल सिचुएशंस को देखते हुए करो। कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज जो भी है उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करना। फिर आता है आपका मेंटेन करना एथिकल पॉलिसी एंड बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम किस लिए आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप क्या चाहते हो कि जो भी पर्सन काम कर रहे हैं ना वो क्या करे, एक एथिकल तरीके से करे, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करे, तभी तो आप मैनेज करोगे। अगर आप देखोगे ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन जो है वो मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर कैसे मतलब एक एफिशिएंट तरीके से काम होगा। आप उनको मैनेज करोगे, आप उनको चेक करोगे डेली कि यस ये प्रॉपर जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, एचआरएम से ही पॉसिबल होगा ना। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना कॉर्डियल रिलेशनशिप एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बीच में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो है एक बेटर रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव कुछ एक एचआरएम के जो कि हमने पढ़ लिए हैं। तो आई थिंक गाइस आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम जो है हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम को सोचे, मतलब बिना किसी भी चीज़ को सोचे, आप जो है किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट हम सबसे पहले लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।